हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 का इतिहास अध्याय 2 नए राजा और राज्य का हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर इसमें देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पिछला अध्याय नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वह पढ़ लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक खाली स्थान था तो दंती दुर्ग था। दूसरा है पाल वंश खाली स्थान धर्म के अनुयायी थे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तीसरा है चोल वंश का संस्थापक खाली स्थान था तो विजयालय था। चौथा है चतरा के इटखोरी में खाली स्थान के शिलालेख प्राप्त हुए हैं तो महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पांचवा है राज राजेश्वर का मंदिर खाली स्थान में बनवाया गया तो तंजौर में बनवाया गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। तो उत्तर है 3 नए राज्यवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। वो कौन कौन थे आइए देखते हैं। पहला है दक्कन में राष्ट्रकूट, दूसरा पूर्वी भारत में पाल, तीसरा मध्य व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। ये तीनों कन्नौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए परस्पर लड़ते रहे। इस टकराव को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की। उत्तर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 783 से 820 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के बाद इसकी स्थापना की थी। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। उत्तर है राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे परंतु उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। कैलाश मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। अमोघ वर्ष कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। इस प्रकार राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने। चौथा क्वेश्चन है सामंत किसे कहा जाता था। उत्तर है राजा बड़े जमींदार व कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान कर देते थे। उन्हें सामंत कहा जाता था। ये सामंत राजा को शासन चलाने में मदद करते थे। पांचवा क्वेश्चन है चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता थी। उत्तर है चोलों की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली अनूठी थी। अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वारियम कहा जाता था। यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये हैं ऊर, सभा व नगरम। ऊर गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों जिसे अग्रहार की सभा थी। छठवां क्वेश्चन है और ये आइए चर्चा करने का क्वेश्चन है चोल साम्राज्य में मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। उत्तर है चोल साम्राज्य में मंदिर निम्नांकित कारणों से महत्वपूर्ण थे। पहला, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। दूसरा है ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। तीसरा है इस भूमि की उपज
उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि। चौथा है मंदिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। पांचवा है चोल मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं भी लगाई जाती थी। सातवां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, पाल वंश बंगाल, बिहार तक ही क्यों सीमित रह गए थे? उत्तर है पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल राजवंश का विस्तार वर्तमान बिहार और बंगाल तक था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने पाल वंश का विस्तार असम, ओडिशा व नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक किया। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। इस प्रकार पाल वंश का विस्तार बंगाल एवं बिहार तक ही सीमित रहा। आज के लिए होमवर्क है, पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।